नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर आज की अगर हम बात करें तो आज है नरक चतुर्दशी का ये पर्व और आज अयोध्या की तस्वीरें बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज अयोध्या में घाटों पर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे इकट्ठा। और वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, वहां का रुख करेंगे सीधा। लेकिन उससे पहले मेरे साथ में स्टूडियो में रहेंगी अगले 1 घंटे में मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात कृतिका। नया सवेरा के सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अगले 1 घंटे देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहेगी, जिसमें नजर रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात और शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ साथ जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी वो है महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी महासंग्राम को लेकर कैसे राजनीतिक सरगर्मियां अब और बढ़ती जा रही, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने का समय आ चुका है और हो चुकी है, और अब नामांकन की चल रही है स्क्रूटनी। इसके अलावा जिन खबरों पर नजर आएगी वो है धनतेरस पर मिला है बड़ा तोहफा, क्योंकि कई दूर दराज के इलाकों में पेट्रोल और डीजल के दाम आज से हो गए हैं कम। इस पर भी आपको बड़ी अपडेट देंगे। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं और स्थिरता को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का अंतिम दिन। वहीं महाराष्ट्र में सभी नामांकन पत्रों की होगी जांच। अरुणाचल, मिजोरम, हिमाचल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के दूर दराज इलाकों में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। आज से बढ़ गया डीलर्स का कमीशन। पेट्रोलियम मंत्री ने किया फैसले का स्वागत। सऊदी अरब में पीयूष गोयल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में लेंगे हिस्सा। भारतीय प्रवासियों से भी करेंगे मुलाकात। और अयोध्या में आज दीपोत्सव का बनेगा नया रिकॉर्ड। 28 लाख दियों से रोशन होगी राम की पैड़ी। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर। आज से 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज केवड़िया के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित भी करेंगे। इस साल की कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप। साथ ही आपको बता दें कि इस साल आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाएं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। तो गुजरात के लिए आज बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात गुजरात वासियों को देंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और आपको बता दें कि भारत की 16 सिविल सेवा के अधिकारी प्रशिक्षु इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भूटान की 3 सिविल सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षु भी होंगे शामिल। और साथ ही चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा काफी हाई है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को कई नेताओं ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन खत्म होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए लगभग 8000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही आपको बता दें कि इन आवेदन पत्रों की आज जांच की जाएगी और प्रत्याशी
4 नवंबर तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में भारतीय जनता पार्टी ने 148, शिवसेना शिंदे गुट ने 80 और एनसीपी अजित पवार ने 51 उम्मीदवारों को अधिकृत तौर पर एबी फॉर्म दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों को अपने सहयोगी दलों के लिए भी छोड़ दिया है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा 103, एनसीपी शरद पवार ने 83 और शिवसेना ने 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो ऐसे में दोनों ही गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब सबके सामने आ चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कल नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र की, जिसमें 8000 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें 20 नवंबर को इन सभी 288 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद 23 नवंबर को इन मतों की गिनती की जाएगी और साथ ही साथ जनादेश आप सबके सामने होगा। बिल्कुल, और इसके लिए अगर देखा जाए तो तैयारियां वहां पर लगातार की जा रही हैं। फिलहाल अब अभियान भी वहां पर जोरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। सभी पार्टियां जो है वो लगातार चुनावी अभियान को धार देने में लगी हुई है। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी पुणे से हमारे सहयोगी धीरज जुड़ रहे हैं और साथ ही चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं से ग्राउंड जीरो पर दोनों मौजूद हैं और लगातार वहां पर मौजूद होकर के चुनावों से जुड़ी पल पल की अपडेट हमारे तक साझा कर रहे हैं। सबसे पहले धीरज आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि किस तरीके से, देखिए नामांकन तो अब पूरा हो चुका है, आज पत्रों की जाँच होगी, उसके बाद में 4 तारीख वो आखिरी दिन है जब नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं उम्मीदवारों के द्वारा। आयोग की तरफ से कहा गया था कि ये प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक जारी होगी और कल यानी मंगलवार तक ये नामांकन की प्रक्रिया चली और राज्य की जो 288 जो विधानसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटों से 7,995 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब आज 30 अक्टूबर की तारीख है। आज इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और चुनाव आयोग की तरफ से ये देखा जाएगा कि इन नामांकन पत्रों में कितने नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं और जो जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, उनको कहा गया है कि आप 4 नवंबर को 3 बजे शाम तक अगर चाहें तो अपनी उम्मीदवारी को वापस कर सकते हैं। तो 4 नवंबर के 3 बजे के बाद ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए कितने उम्मीदवार चुनावी दंगल में मौजूद रहेंगे। और इसके बाद जैसा कि आपने बताया कि 20 तारीख को यहाँ पूरे महाराष्ट्र में वोटिंग है और 23 तारीख को मतगणना की गिनती की जाएगी। और जहाँ तक उम्मीदवारी का सवाल है तो अगर हम कह सकते हैं कि साल 2019 की तुलना में इस बार लगभग दोगुने उम्मीदवारों ने साल 2019 में लगभग 5000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था और उसके मुकाबले इस बार 7,995 उम्मीदवारों ने लगभग 10,905 नामांकन पत्र भरे हैं। अब ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है कि वो इन जो नामांकन पत्र हैं उनकी जांच करें और उसके बाद वो तय करें कि कितने उम्मीदवारों की जो उम्मीदवारी है वो वैध है और कितने लोग इस नामांकन पत्र में छंटनी होंगे। तो 4 नवंबर की वो तारीख होगी जिसमें चुनाव आयोग ये तय करेगा। जी, चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, हालांकि हमने देखा है कि सीट फॉर्मूला कहीं ना कहीं तय हो गया है, लेकिन बगावत के सुर अभी भी नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों ही गुटों में हम देख रहे हैं कि एक ही सीट पे 2-2 उम्मीदवार कई सीटों पर उतारे गए हैं और कल नामांकन का जब आखिरी दिन था, ऐसे में कुछ ही घंटे बचे थे, तो एक ही सीट पे 2-2 उम्मीदवारों का उतारना कितना इस मुकाबले को और गंभीर या फिर और रोचक बना रहा है? इसका नतीजा यही है भावना, क्योंकि जितने भी जो कार्यकर्ता थे वो लगातार कोशिश में थे कि उनको ये सीटें मिलेंगी। खासतौर पर अगर महाविकास अघाड़ी की हम बात करें कि वो अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो ज़मीनी स्तर पर जो बड़े नेता थे उनको मनाने में वो नाकामयाब हुए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, क्योंकि ये कल्चर रहा है उनका, तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उन्होंने एक ही सीट पर अपने गठबंधन धर्म को ना निभाते हुए अपनी सीटों में उनको पर्चा भरा है। जहाँ तक काटोल सीट की बात करें, हिंगना सीट की बात करें,
मध्य नागपुर की बात करें, उसके साथ रामटेक की बात करें, या तमाम ऐसी सीटें हैं। 12 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं नागपुर में, और विदर्भ के क्षेत्रों की जो 62 सीटें हैं उनमें तमाम सीटों में महाविकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ साथ कांग्रेस ने या फिर राकपा जो शरद पवार की है उन्होंने यहां से अपने नामांकन जो है वो भरे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती अब होने वाली है। जैसे कि धीरज कह रहे थे कि 4 तारीख तक नाम वापसी के लिए टाइम मिलेगा, तो अब अगर इसी के साथ टाइम पार्टियों के बीच में भी ये टाइम है कि वो अपने जो विरोधी हैं या जो बागी हैं उनको मना सके, और इसको लेकर के तमाम बैठकें जो हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। छोटे छोटे स्तर पर भी और बड़े स्तर पर भी तमाम विरोधियों को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना नाम वापस लें। कल एक नाटकीय अंदाज में अनीस अहमद जो है मध्य नागपुर के, वो जो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता यहाँ के माने जाते हैं, वो अपना नामांकन भरने से चूक गए सिर्फ 2 मिनट की देरी पर। तो और इसी प्रकार से MIM ने भी यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारने की कोशिश की थी नागपुर से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने भी मना कर दिया। तो कोशिश तो हो रही है कि रोका जाए, वोट शेयर कटने से रोका जाए, समान जो वोट शेयर है उसको रोका जाए, और अपना कैंडिडेट जो है उसके लिए एक सपोर्ट में जो है लोगों को तैयार किया जाए। तो ये कश्मकश अभी 4 तारीख तक चलेगी, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि अब असली कैंडिडेट कौन है और कितने कैंडिडेटों के बीच में अब ये मुकाबला होना है। जी जी, ठीक है, आपके पास में वापस आते हैं। धीरज भी लगातार बने हुए हैं। धीरज, अगर देखा जाए तो अभी तक लगातार बंटवारे, सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे थे। सीट शेयरिंग पे बात ही नहीं बन पाई थी, खासतौर पर महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें। महाविकास अघाड़ी में लगातार ये तो कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत आराम से सीट शेयरिंग हो रही है, लेकिन चीजें अंत तक निकलकर सामने आ गई कि सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसे में कल के बाद में अब नामांकन का जो समय है वो भी अब बीत चुका है, तो क्या अब हम ये माने कि महाविकास अघाड़ी में जो पार्टियां हैं वो आपसी मतभेद अब खत्म हो चुके हैं और अब क्या एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। शुरू से ही अगर हम नामांकन प्रक्रिया को देखें और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अगर हम देखें, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शुरू से तय नहीं हो पा रहा था। एक तरफ जो कांग्रेस कांग्रेस कह रही थी कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और कांग्रेस सबसे अधिक जो सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इस जो कांग्रेस के जो इस बयान के बाद शरद पवार ने, जो राजनीति के यहाँ धुरंधर माने जाते थे, उन्होंने कहा कि हमारी उम्र 85 साल की होने जा रही है और इस बार जो एनसीपी है, शरद गुट, वो कम से कम 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो और दूसरी तरफ जो सहयोगी दल शिवसेना के उद्धव ठाकरे थे, उनकी तरफ से भी दावेदारी पेश की जा रही थी कि उन्होंने राज्य में सरकार चलाया है, वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, तो शिवसेना को अधिक से अधिक सीटें दी जाए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो, उनके बीच ये जरूर चल रहा था कि जो सीट का जो फार्मूला हो वो तीनों पार्टियों के बीच एक जैसा हो। और बीच में ये खबर भी चली थी, खास करके शरद पवार की तरफ से ये खबर चली थी कि तीनों पार्टियों के बीच में 85-85 सीटों का फार्मूला तय किया जाए और इसी के आधार पर काम किया जाए। लेकिन हम अब देख सकते हैं कि अभी कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो शरद पवार की जो शिवसेना है वो 87 सीटों पर है, और जो शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है 87 सीटों पर है, और जो लगभग 87 या 88 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो सीट शेयरिंग के मामले में शुरू से ही जो महाविकास अघाड़ी के बीच खींचतान चल रही थी, और जो दोनों ये जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे हम शरद पवार के एनसीपी को कहें और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कहें, उनकी ये कोशिश थी कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहने दिया जाए, और इसके लिए जो पूरी की पूरी जो खींचतान की जो प्रक्रिया है वो अंत तक चलती रही। हालांकि मीडिया के सामने हमेशा शरद पवार बोलते रहे कि जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को हम लोग घर का मसला है तय कर लिया जाएगा, लेकिन आपसी खींचतान की जो प्रक्रिया रही वो अंत तक चलती रही। और हमने कल देखा कि कई ऐसे उम्मीदवार रहे जो कि आखिरी समय तक अपना नामांकन भी नहीं दाखिल कर पाए, और कई ऐसे भी उम्मीदवार रहे जो कि अपने ही जो साथियों, जो बागी बनकर, प्रत्याशी बनकर उन्होंने नामांकन पत्र भरा है। जी चलिए, इंतजार रहेगा अब 4 नवंबर का, जब जांच पूरी हो जाएगी और देखा जाएगा कि कितने नामांकन जो है वो वापस लिए जाते हैं और कितने बागी नेताओं को जो दल है वो मनाने की जो सिर मुटव्वल चल रहा है उस पर सफल होते हैं। फिलहाल धीरज आपका, चंद्रशेखर आपका, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे झारखंड में चुनावी घमासान की। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात कर लेते हैं झारखंड के चुनावी रण की। झारखंड के चुनावी दंगल में इस बार कड़ा मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच है। बीजेपी अपनी विकास योजनाओं के आधार पर जनता का समर्थन मांग रही है, वहीं महागठबंधन बीजेपी की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहा है। बिल्कुल, और दोनों ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी है। झारखंड में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। आज पहले चरण से जुड़े उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आखिरी तारीख है, तो वहीं दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की भी जांच आज ही होगी। दूसरे चरण के प्रत्याशी 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे चरण के 38 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के आखिरी दिन 297 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस तरह आपको बता दें कुल 634 नामांकन दर्ज कर दिए जा चुके हैं। 43 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में दाखिल 743 नामांकन जांच के बाद वैध पाए गए हैं। इस चरण में कुल 805 उम्मीदवारों ने नामजदगी दर्ज की है और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होंगे, 13 और 20 नवंबर को। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। तो कुमार आलोक हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए सीधा रुख करते हैं कुमार आलोक का। कुमार, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है झारखंड में। अगर दोनों चरणों की बात की जाए तो नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कितने नामांकन अब तक दाखिल किए जा चुके हैं? साथ ही कुमार, आपसे अगर राजनीतिक सरगर्मियों के बारे में पूछना चाहें तो वंश, विरासत, परिवारवाद इसमें साफ झलक रहा है इस चुनावी मौसम में। ये तीनों टर्म्स कहीं ना कहीं कहे जाए। देखिए, पहले चरण की अगर हम बात करें 81 विधानसभा सीटों में से जो पहले चरण की अगर हम बात करें तो कुल 743 उम्मीदवार बचे हैं मैदान में और बड़ी संख्या में नामांकन रद्द हुआ है, यानी कि 62 नामांकन रद्द हुए हैं, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो प्रत्याशी बचे हैं 743 के करीब, तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना वो किया। तो आज जब दो चरणों का जो मतदान 81 सीटों के लिए हो रहा है यहाँ पर, तो एक तरह से आप कहें कि सरगर्मियां बहुत तेज है। खासकर एक थोड़ा सा ब्रेक लगा है इसलिए कि दीपावली का त्यौहार है आज, और दीपावली के त्यौहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है उस सरगर्मी में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन अगर हम कहें कि डोर टू डोर कैंपेन जारी है उम्मीदवारों का, अगर हम पॉलिटिकली देखें तो महागठबंधन की अगर हम बात करें और एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही, जो भी एक विवाद था टुंडी सीट को लेकर, बरहेट सीट को लेकर के जो विवाद था एनडीए गठबंधन के बीच, तो इन लोगों ने सॉल्व कर दिया। और कल आपने जैसा कि देखा कि 4 उम्मीदवारों ने भाजपा की ओर से नामांकन किया, जिसमें कि बरहेट जो सीट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। और विकास महतो को टुंडी सीट, टुंडी पर जीत कायम था, वहां पर आजसू जो एनडीए का गठबंधन है वो बराबर करा, वहां से सुरेश महतो जो आजसू के प्रमुख है
उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया था, लेकिन बाद में सारा कुछ सॉल्व हो गया, स्थिति सॉल्व हो गई वहां पर, और एनडीए में कोई किसी तरीके की कोई जीत नहीं है। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 3 सीटों पर, विश्रामपुर, छतरपुर, वहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपना उम्मीदवार दिया है और उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। उसके बाद जो अगला सीट है धनवार, जहां से बाबूलाल मरांडी लड़ रहे हैं धनवार सीट से, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाले सीपीआई-एमएल जो महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दोनों आमने सामने हैं। तो अब देखना होगा, अब तो नाम वापस लेने की तिथि भी खत्म हो गई और इसको फ्रेंडली फाइट कहें या भीतरघात कहें, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी कुमार, बिल्कुल, और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन साथ ही कुमार आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम लोगों से भी आप लगातार बात कर रहे होंगे, तो ऐसे में राजनीति के जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो के वहां पर क्या कुछ मुद्दे हैं, जो आम जनता है उसके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या अहम मुद्दे हैं वहां के? देखिए, अहम मुद्दे सबसे पहले यहाँ पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के अलावा अगर आप ग्रामीण इलाकों में आप घूमेंगे यहाँ पर, तो अभी भी जो आजादी के इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर सदियों से यहाँ की समस्या रही है और ये आज भी बदस्तूर कायम है। उसके अलावा आप रोड्स की देखें, रोजगार की देखें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के शायद ही कोई ऐसा काम किया गया हो 5 साल में जिससे कि जनता को राहत मिले। दूसरी बात, आपने कहा कि जनता का मूड क्या है, तो आज की डेट में अगर हम 10 से 15 साल की बात करें, जो हम चुनाव कवर करते आ रहे हैं काफी दिनों से, जनता बहुत ही चालाक है और जनता आपको ये नहीं बताएगी हम किसको वोट देने जा रहे हैं, वो साइलेंट रहती है और जो उसको करना होता है वो मतदान के दिन जाकर वो मतदान केंद्र पे करके आती है। तीसरा चीज जो है, इनकी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, हमने एक होटल में गए थे, एक होटल में जाकर के, एक छोटा सा होटल था, और उस होटल में जब हमने मालिक से उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से योजनाएं ये लोग चला रहे हैं, 1000 रुपया फ्री में देंगे, अगर हम जीत गए तो फिर हम 2500 महीना देंगे महिलाओं को। तो कहा कि इससे जनता पर हम लोगों पर टैक्स बढ़ा और टैक्स बढ़ने के बाद महंगाई बढ़ गई। तो मैदा का दाम जो हम पहले इतना था अब इतना हो गया, चीनी का दाम इतना था तो इतना हो गया। तो ये सारी जो समस्या है जनता के बीच, वो स्टेट गवर्नमेंट जो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें, बालू घोटाला यहाँ पर हुआ है, उसके अलावा अगर आप कहें कि ऑफिसेज में करप्शन है यहाँ पर, कोई छोटा काम आप कराने जाइए उसके लिए भी आपको नजराना चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं जनता की और जनता उसको देख रही है और वो उसके मन में क्या है उसको दर्शाएगी 13 और 20 तारीख को। जी, जैसे ही नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाती है, सिलसिला शुरू होता है आलोक चुनावी प्रचार का। सभी को इंतजार है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट क्या आ चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनने के लिए कहीं ना कहीं झारखंड के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या स्टार प्रचारकों की लिस्ट दोनों बीजेपी से और महागठबंधन से आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। महागठबंधन को छोड़ दीजिए, महागठबंधन में जहां बड़े बड़े नाम, राहुल गांधी का नाम है, प्रियंका गांधी प्रचार करने आएंगी, इसके अलावा तेजस्वी यादव आरजेडी से आएंगे, हेमंत सोरेन तो स्टार प्रचारक हैं ही, अगर कल्पना सोरेन उनकी पत्नी है वो भी स्टार प्रचारक है। और बीजेपी जहां एनडीए गठबंधन की बात करें तो जहां तक मुझे खबर आई है कि प्रधानमंत्री की पहली सभा गढ़वा में होगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा जी हैं, स्मृति ईरानी हैं जो नेशनल लीडर हैं, और फिर यहाँ के जो स्टेट लीडर हैं बाबूलाल मरांडी हैं, इसके अलावा अर्जुन मुंडा बड़े नेता हैं। तो इसके अलावा अगर आप इन पार्टियों की बात करें तो इसके अलावा जो एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि एक तीसरा फैक्टर झारखंड की राजनीति में आ गया है, और वो जो तीसरा मोर्चा अगर कहते हैं उसको, तो वो है जयराम महतो। जयराम महतो की जो जेकेएलएम पार्टी है, अभी दोनों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, यानी कि एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए। जयराम महतो की अगर हम बात करें, उन्होंने जो नई पार्टी फ्लोट की है, तो पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे जयराम महतो, और 3.5 लाख वोट उन्होंने प्राप्त किया था। इसी तरीके से कुल मिलाकर उन्होंने 8.5 लाख वोट प्राप्त किया था पिछले लोकसभा चुनाव में। तो ये जयराम महतो चुनौती बने हुए विधानसभा में उन्होंने काफी सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। तो जयराम महतो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेंगे चुनाव के बाद, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए कुमार आलोक, और लगातार अपनी नजर भी आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे ताज़ा अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक
छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कर्नाटक के मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा घोटाले के मामले में ईडी लगातार अपना शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में ईडी ने मुडा के पूर्व आयुक्त DB नटेश को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों की माने तो ईडी की जांच में सहयोग नहीं करने पर पूर्व कमिश्नर को हिरासत में ले लिया गया है। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को नटेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और मंगलवार को भी छापेमारी जारी रही। इसके अलावा ईडी ने मोडा के एक अन्य पूर्व आयुक्त दिनेश कुमार से जुड़े परिसर पर भी छापेमारी की। साथ ही आपको बता दें कि नटेश और दिनेश कुमार पर झूठे दस्तावेज बनाने और निहित स्वार्थों के लिए अवैध रूप से सैकड़ों करोड़ रुपए की आपको बता दें कि सैकड़ों करोड़ों रुपए की मुडा साइटों के वितरण में शामिल होने का आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने बेंगलुरु, मांड्या और मैसूरू में 9 जगहों पर छापे मारे हैं। दरअसल बता दें आपको कि मुडा घोटाले केस में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अब इसी मामले में ईडी की जांच लगातार जारी है। तो मुडा घोटाले मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। ईडी ने मुडा के पूर्व आयुक्त DB नटेश को फिलहाल हिरासत में लिया है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने आज से पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया है। जी हां, तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ने के बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो वहीं इंडियन ऑयल ने अंतर्राज्यीय माल ढुलाई को सुगम बनाया है। इससे राज्यों के भीतर विभिन्न बाजारों में पेट्रोल डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में कमी आएगी। ये फैसला अरुणाचल, मिजोरम, हिमाचल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के दूर दराज इलाकों में लागू किया गया है। और वहीं अब बात करते हैं दिवाली की, जहां आपको बता दें कि दिवाली के शुभ अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल बाजार कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलर्स को दिए गए इस तोहफे का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ये फैसला दूरदराज के इलाकों को भी नागरिकों की सुविधाओं के मामले में देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ताजा फैसले की वजह से देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णय बाद में लागू किया जाएगा। साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि पिछले 7 वर्षों से लंबित इस मांग के पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलरों के और देश भर के 83,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारियों के जीवन में और खुशियां आ जाएंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड ने रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्विस रेल के प्रमुख एल्बर्ट रोएस्टे द्वारा किया गया है। इस मौके पर एल्बर्ट रोएस्टे ने दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की उन्नत रेलवे तकनीक भारतीय रेलवे के विकास में महासिद्ध हो सकती है। और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य पूरे देश में सुरक्षित और तीव्र गति का रेल परिचालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ेगा, जिससे रेलवे ट्रैक का रखरखाव, प्रबंधन और निर्माण में भी सहयोग मिलेगा। तो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच रेलवे के क्षेत्र में हुआ है बड़ा समझौता। Of Railways in India and the Transport Ministry in Switzerland are signing this memorandum of understanding. Indeed, it's a matter of great pleasure for us because we can learn a lot from the good practices that the Swiss Railways follows. There are many interesting technologies
especially some of the conventional technologies like the way the tracks are maintained, the way the tracks are managed and built, especially around the turnouts and all. So many of these technologies will really help Indian Railways in achieving better safety record and in achieving better maintenance practices. और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब अन्य खबरों का भी रुख करते हैं, जहां वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, जो भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होती साझेदारी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। पीयूष गोयल इस समय रियाद में हैं, जहां वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII के 8वें संस्करण में भाग लेंगे। ये प्रमुख मंच वैश्विक नेताओं, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाता है। पीयूष गोयल रियाद में भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद ODOP वॉल का उद्घाटन करेंगे। गोयल की ये सऊदी अरब यात्रा आर्थिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंधों को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराती है। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव की। तो आज लला के आगमन के लिए अयोध्या नगरी पूरी सज संवर कर तैयार है। आज अयोध्या में दीपोत्सव का बनने वाला है नया रिकॉर्ड। और साथ ही आपको बता दें कि 28 लाख दीपों से जगमगा उठेगा अयोध्या नगरी। और आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से आज दीपोत्सव मनाया जाने वाला है, एक नया कीर्तिमान भी स्थापित होने जा रहा है और सभी को इंतजार है। सभी पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं इस दीपोत्सव के, इस भव्य दीपोत्सव के नज़ारे को देखने के लिए। अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा अश्वनी का रुख करेंगे। बिल्कुल अश्विनी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उसके बाद में सीधा नजारा देखेंगे हम अयोध्या के घाटों का। एक छोटी सी रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकाश के महापर्व का आयोजन हो रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित दीपोत्सव महापर्व का ये 8वां संस्करण है। साल 2017 से शुरू हुई अयोध्या दीपोत्सव की परंपरा हर साल नए कीर्तिमान बनाती है और इस बार ये और भी विशिष्ट है, क्योंकि 500 वर्षों का अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है और रामलला अपने दिव्य भव्य नव मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। मुख्य आयोजन स्थल राम की पौड़ी को अलौकिक रूप में सजाया गया है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को सजाने और जलाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को लगाया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने वाले युवा बेहद उत्साहित हैं। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दीप वगैरह लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हम लोग को यहाँ की। मैं लगभग 3 साल से दीपोत्सव में शामिल हूँ और हर बार दीपोत्सव में दियों की संख्या बढ़ाई जाती है। भगवान ने चाहा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है और ये जल्दी वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल होगी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली।
30 अक्टूबर को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। दिवाली की शाम को सरयू नदी के किनारे 1100 वेदाचार भव्य आरती करेंगे, जो एक और विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास होगा। पूरी अयोध्या में 11 से ज्यादा भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाने की तैयारी भी की गई है और नगर के कई प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का निर्माण किया गया है। अयोध्या का दीपोत्सव हमारा अभिमान बढ़ाता है। अयोध्या का दीपोत्सव हर वर्ष नया विश्व कीर्तिमान बनाता है और अयोध्या से ही पूरी दुनिया देखती है कि कैसे हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे हुए पूरी दुनिया को तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश देते हैं, विश्व कल्याण का उपदेश देते हैं। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा अयोध्या से और सीधा रुख करेंगे इस वक्त अयोध्या का और क्या है वहां के नज़ारे देखते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी, अगर देखा जाए तो एक बार वहां का जो नज़ारा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा, वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से दीपोत्सव को लेकर आज वहां पर तैयारी इस वक्त की जा रही है, क्योंकि शाम का वो वक्त होगा जब इस घाट पर कहीं ना कहीं 55 घाट है कुल और 55 घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दिए एक साथ जगमगाते हुए नजर आएंगे। एक बार तस्वीरें पहले दिखाइए। निश्चित तौर से कृतिका, पूरा अयोध्या तैयार है एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व दीपोत्सव मनाने के लिए। मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं। आप देखेंगे किस तरीके से यहां पर दीपों को सजाया गया है। दीपों के 55 घाट हैं और इन घाटों पर अलग अलग जगहों पर ये कलकल छलछल करती हुई यमुना की जो धारा, माफ करिएगा, सरयू की धारा जो है ये अलग से बनाई गई है। राम की पैड़ी को बेहद सुसज्जित तरीके से विकसित किया गया है और 55 घाटों पर लगभग 28 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसकी तैयारियां पिछले एक हफ्ते से लगातार चल रही हैं। अगर बात करें तो इससे पहले हर साल जब 2017 से दीपोत्सव की परंपरा शुरू हुई तो केवल 2017 में ही दीपों के विश्व कीर्तिमान नहीं बने। उसके बाद लगातार 2018 से हर साल नए नए आप दिखाते रहे अलग अलग नज़ारे किस तरीके से राम की पैड़ी पर यह किया गया है। हम अपने सहयोगी योगेश से कहेंगे। तो स्थितियां ये है कि हर साल नए विश्व कीर्तिमान बने हैं। विश्व कीर्तिमान बनने के साथ साथ इस बार कोशिश ये है कि 28 लाख दिए जलाए जाएं सरयू के तट पर 55 घाटों पर और कम से कम 25 लाख दीपों के प्रज्वलन का विश्व रिकॉर्ड बन सके। ये केवल राम की पैड़ी की बात है। 1 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे भगवान श्री राम के मंदिर में, क्योंकि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का अयोध्या में ही चल रहा उनका वनवास समाप्त हुआ है। रामलला विराजमान हुए अपने दिव्य भव्य मंदिर में, तो वहां पर 1 लाख से ज्यादा दीपों का प्रज्वलन होगा। पूरे अयोध्या नगरी की अगर बात करें तो समूचे अयोध्या नगरी में कम से कम 35 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। तो ये प्रकाश का पर्व है। प्रकाश का पर्व इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर से अभूतपूर्व होगा, अद्भुत होगा, नयनाभिराम होगा, विहंगम होगा। पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे हम विरासत के साथ साथ विकास के पथ पर अग्रसर हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से हम आत्म दीपोभव के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा देते हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि एक जगत गुरु की भूमिका में किस तरीके से भारत अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आज से ही नहीं सदियों से ही तत्पर रहा है। जी अश्विनी, तो भव्य, अद्वितीय, अलौकिक होने वाला है आज का ये नज़ारा। आध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम दिखने वाला है आज अश्विनी। हमको कई झांकियां भी निकाली जाने वाली हैं। क्या ये सुबह से सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसके साथ आयोजित हो रहे हैं? जी भावना, अगर कार्यक्रमों की बात करें तो मुख्य आयोजन तो शाम को है, लेकिन कार्यक्रम शुरुआत लगभग 2:30 बजे से हो जाएंगे। 2:30 बजे के आसपास जो रामकथा कुंज, राम की पैड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर भव्य दरबार राम जी का तैयार किया गया है। 2:50 पर हेलीकॉप्टर के जरिए प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी पहुंचेंगे, जिनका स्वागत वहां पर मौजूद लोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संभवतः केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद यहां पर मौजूद होंगे। अनेक गणमान्य लोग यहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद 3:15 बजे से लेकर लगभग 5:15 बजे तक विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रामकथा कुंज में किया जाएगा। राम दरबार में राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जाएगा, उनकी आरती उतारी जाएगी, पूरा राम दरबार सजेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से रामलला यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं। तो एक प्रतीकात्मक राज्याभिषेक का कार्यक्रम होता है यहाँ पर। फिर लगभग 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक, 6:30 बजे तक
सरयू आरती का आयोजन किया गया है। सरयू आरती में भी इस बार विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। 1100 से ज़्यादा वेदाचार्य जो है माता सरयू की आरती करेंगे। सरयू की महिमा अगर देखें तो कहीं ना कहीं गंगा से भी प्राचीन है सरयू। गंगा का तो अवतरण हुआ था, लेकिन भगवान श्री राम तो सरयू की गोद में खेलने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। तो सरयू का जो पौराणिक महात्म्य है उसको भी पुनर्जीवित करने का प्रयास लगातार जारी है। विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है। जब 1100 से ज़्यादा वेदाचार्य सरयू आरती करेंगे और उसके बाद जहां पर मैं राम की पैड़ी पर हूं, यहां पर भव्य लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर लेजर के माध्यम से राम कथा का मंचन किया जाएगा, राम की कथाओं को चित्रित किया जाएगा और उसके बाद जबरदस्त आतिशबाजी होगी। जो आतिशबाजी होगी वो पर्यावरण के अनुकूल होगी, 70 डेसिबल से कम उसकी आवाज विस्फोटकों की होगी, लेकिन लेजर शो के जरिए, आतिशबाजी के जरिए पूरी दुनिया देखेगी किस तरीके से हम होने वाला है आज का कार्यक्रम और नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने बताया कि अयोध्या नगरी इस समय दुल्हन की तरह सजकर तैयार है, बस मौका है वो 28 लाख दीप जब प्रज्वलित होंगे, जब दीपोत्सव मनाया जाएगा तो सभी इस अलौकिक दृश्य का नज़ारा करेंगे, देखेंगे और अपने आराध्य की पूजा करेंगे। इसी के साथ अश्वनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के साथ। तो बिल्कुल दीपोत्सव का तो ये कार्यक्रम रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही लेजर लाइट शो भी रहेगा और साथ ही 500 ड्रोन के जरिए एक पूरा कार्यक्रम रहेगा और वो जो तस्वीरें आती हैं वो भी बेहद खूबसूरत तस्वीर होती है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर बाजारों में सबसे ज्यादा मांग जो है वो इन दिनों दिए, लाइट्स और कैंडल्स की है और कई तरह के दिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं दिवाली मेले में। दीपावली यानी दियों की रोशनी से भरपूर माहौल, लक्ष्मी पूजा और ढेर सारी खुशियां। रोशनी और लाइटों के बिना तो दिवाली की कल्पना करना भी मुश्किल है। झालरें हो या मल्टी कलर लाइटें, इस दिवाली लोगों के घरों में चार चांद लगा रही हैं और दिवाली बाजार में लाइटों की खरीदारी जमकर हो रही है। जब बात आती है घर को रोशनी से सजाने की, तो क्या कोई ऐसा मौका छोड़ सकता है? दीपावली के अवसर पर बाजार जगमगा रहे हैं। दिवाली बाजारों में दियों, लाइटों और झालरों की जमकर खरीदारी हो रही है। काफ़ी लोग दिया और ये सब चीज़ें भी खरीद रहे हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद रहे हैं और कपड़े की तरफ भी, शादी की जो कपड़े होते हैं खरीदारी, वो भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इनकी लाइट्स बहुत सुंदर है। मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ। सारी बहुत खूबसूरत है। मैं स्पेशल यही लेने के लिए आई हूँ कि मेरे को फानूस ज़रूर लगाना है घर के सेंटर में। कलरफुल है, वेरी कलरफुल और ट्रेडिशनल भी बहुत है। मैं बचपन से ऐसे ही डिज़ाइन देखती आ रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड इनके कंडील फानूस बहुत सुंदर होते हैं एंड एवरीवन मस्ट डेकोरेट देयर हाउसेस नाइसली एंड हैव अ हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। ये ग्लास मेटल कैंडल होल्डर मैं हर साल लेता हूँ और इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप इसको टी लाइट लगा के इसमें लगाएंगे तब इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रायंगल रिफ्लेक्शन आपका बाहर आएगा। ऐसे काफ़ी कुछ आइटम्स मैं यहाँ से परचेस करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस है। बाजार में रौनक है, दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने अपने स्तर पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दुनिया भर में किस तरीके से दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया सवेरा। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं दुनिया भर में किस तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। बिल्कुल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिवाली की रौनक इन दिनों देखी जा रही है, जहां दुबई के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में से एक ग्लोबल विलेज में दिवाली की भव्य तैयारियां की गई हैं। क्यों भावना? ग्लोबल विलेज में आम जनता के लिए बाजार भी लगाया गया है, जिसमें दुकानदारों के पास पारंपरिक वस्तुएं, मिट्टी के दिए, सजावट का सामान, मिठाइयां और भारतीय आभूषण ग्राहकों के लिए रखी गई हैं। और इस बीच ग्लोबल विलेज के ऐतिहासिक अल सीफ में सांस्कृतिक कार्यक्रम नूर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मुख्य आकर्षण रहेगा। बिल्कुल, और साथ ही अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम में विशाल कठपुतली प्रदर्शन के साथ ही प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी का प्रदर्शन भी इसमें शामिल है। दुबई में कई रेस्टोरेंट्स, ऑनलाइन पोर्टल और मॉल ने दिवाली थीम वाली सजावट और विशेष ऑफर भी पेश किए हैं। तो सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिवाली की रौनक जो है वो इन दिनों देखी जा रही है। दिवाली की जो रौनक है वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि अन्य देशों में भी नजर आ रही है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये है दुबई की, और दिवाली की रौनक किस तरीके से वहां पर है वो इन तस्वीरों के माध्यम आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि दुबई के ग्लोबल विलेज में एक बाजार लगा और बाजार में दिवाली से जुड़े सभी वस्तुएं वहां मिल रही हैं। नूर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसका मुख्य आकर्षण है। तो दुबई ही नहीं, अगर अमेरिका की बात भी करें वहां भी इस समय दिवाली की रौनक देखी जा सकती है। दिवाली से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा दिया है। बिल्कुल, और इस अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें लिखा गया कि अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ दिवाली का शुभारंभ। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चमकीले रंगों में जगमगाता हुआ ये रोशनी का त्योहार है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। और साथ ही आपको बता दें कि अपने इस पोस्ट के साथ ही महावाणिज्य दूतावास ने वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर मनाई गई दिवाली का ये वीडियो भी साझा किया, और ये वीडियो आपको दिखाते हैं। और अब खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 12 वर्षों के बाद होने वाला कुंभ मेला इस बार दिव्य और भव्य होगा। बिल्कुल, कुंभ से जुड़े सभी कार्य 30 नवंबर तक पूरे करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। और इस दौरान पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के विशेष स्नान पर्व पर सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष कार्य योजना भी तैयार की गई है। किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए राज्य सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 बिंदुओं पर फोकस किया है और कहा है कि महाकुंभ में सूचना, स्वच्छता, संचार और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जिन पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य किया जाना चाहिए। हर किसी को यही सूचना मिलना, पूरे क्षेत्र में बेहतर सैनिटेशन व्यवस्था होना, मजबूत संचार तंत्र का और सबकी सुरक्षा के लिए प्रबंध होना महाकुंभ को सफल आयोजन बनाने के मुख्य कारक बनेंगे। उन्होंने महाकुंभ में विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई जरूरी कदम उठाने को कहा है। तो आपको बता दें कि महाकुंभ के लिए भी तैयारियां इस समय जोरों शोरों से हैं। तो भव्य और दिव्य होने वाला है इस बार का महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों की समीक्षा कर ली है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना स्पेशल सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का रुख कर लेते हैं। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास, जो इस समय स्टूडियो में मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। सबसे पहले छोटी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या है आपके पास आज अखबारों के पिटारे से? सुप्रभात भावना और कृतिका, आप सभी को भी दीप पर्व की बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं बिना पर्ची खर्ची से मिल रही नौकरियों से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने
युवाओं से सेवक बनकर लोगों की सेवा करने को भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक होगी इस बार की दीपावली। साथ ही हरियाणा में 26,000 रोजगार दिए गए ये बताया। नौकरियां पाने वाले विनम्र रहें और सीखते रहें, ये सीख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में दी और उन्होंने कहा कि जो बिना खर्ची और पर्ची के अब नौकरियां मिल रही हैं तो युवाओं में भी खासा उत्साह है। अगली खबर का रुख करें, यह है हरिभूमि अखबार ने इस खबर को लिया है, देश पेज पर प्रकाशित किया है और लिखा है कि तेजी से विकसित हो रहे भू राजनीतिक खतरों के लिए तैयार रहे सैन्य कमांडर। ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल बात कही राजधानी में। उन्होंने सेना के कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही और भी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो आज इस खबर के साथ प्रकाशित की गई है। दैनिक जागरण अखबार ने अपने अर्थ जागरण पेज पर एक खबर प्रकाशित की और बताया है कि यूरोप का ईंधन सप्लायर बनता जा रहा है भारत। कोरोना में यूरोप की रिफाइनरी बंद होने और रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को आपूर्ति का ये मौका मिला है। साथ ही साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने क्या कहा वो भी इस खबर में प्रकाशित है। साथ में कॉलम है और लिखा है कि तनाव नहीं बढ़ना सभी के हित में है क्योंकि इससे सभी का नुकसान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तेल की कोई कमी नहीं, कीमतों का अनुमान लगाना हालांकि मुश्किल है। एक और खबर की बात करें और ये खबर सभी अखबारों में आज देखने को मिली है। जी हां, धनतेरस से जुड़ी हुई खबर है, सभी ने अलग अलग तरह से खबर को प्रकाशित किया है। जनसत्ता अखबार ने लिखा है कि आभूषणों की तुलना में सिक्के 10% ज्यादा बिके कल और देश भर में सोने का 20,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान है। 2500 करोड़ के चांदी के सिक्के और गहने कल सोना विक्रेताओं ने बेचे। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार ने सत्ता संग्राम पेज पर एक खबर प्रकाशित की है और लिखा है कि हरियाणा चुनाव में कोई अनियमितता नहीं हुई, ये बात निर्वाचन आयोग ने कही है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर ये भी कहा कि हर चुनाव के बाद निराधार और सनसनीखेज आरोप लगाने से बचना चाहिए। तो आज के अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह से तमाम खबरों को प्रकाशित किया गया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में और अलग अलग अंदाज से हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी दुनिया भर से। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते आगे और अब देख लेते हैं खबरें दुनिया भर से। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमुख चुनावी राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के लिए एक दूसरे पर तीखे हमले अब तेज कर दिए हैं। इस वक्त दोनों ही प्रतिद्वंद्वी अपने अपने प्रचार में पूरे दल बल के साथ जुटे हुए हैं। बिल्कुल, और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी रैली में ट्रंप ने प्यूर्टो रिको के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बतौर राष्ट्रपति उन्होंने प्यूर्टो रिको द्वीप के लिए सबसे अधिक काम किया है। एक अमेरिकी कॉमेडियन के प्यूर्टो रिको का मजाक उड़ाने के बाद ट्रंप ने ये प्रतिक्रिया दी है। वहीं वॉशिंगटन डीसी में अपने प्रचार अभियान के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि आज से एक हफ्ते बाद आपके पास एक ऐसा फैसला लेने का मौका होगा जो सीधे तौर पर आपके परिवार और इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा, जिसे हम प्यार करते हैं। यह शायद आपका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वोट होगा। ताजा पोल के रुझानों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त कम हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से 1% से आगे हैं।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की तमाम खबरों की। अंदाज रहेगा फटाफट। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने से संबंधित परामर्श पत्र पर व्यापक चर्चा के बाद नियमों को जनवरी तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ट्राई प्रमुख ने कहा कि फर्जी यानी स्पैम कॉल और दुर्भावनापूर्ण धोखाधड़ी वाले संदेशों से निपटने के लिए नियामक ने पिछले महीने में जो कदम उठाए हैं। खरीफ मौसम की खरीदारी में एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने 2024-25 के लिए 28 अक्टूबर तक किसानों से 60.63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि कुल 60,000 करोड़ की खुदरा बिक्री में सोने चांदी की हिस्सेदारी करीब 22,500 करोड़ रुपए रही। खुदरा बाजारों में करीब 25 टन सोना बिका है। और अब देख लेते हैं मिजाज मौसम। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप इस समय जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रयागराज, वाराणसी सहित कई जिलों में आज हल्की बारिश के साथ ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक घाटी के ऊपरी इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश और साथ ही बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा में आज के इस समय में अब वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं दुल्हन की तरह सजी अयोध्या नगरी की भव्य झलकियों के साथ। जी हाँ, अयोध्या नगरियों की भव्य और अलौकिक झलकियों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं मनमोहक दृश्यों का आप आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के